आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी याद करो, लोअर क्लासेस में हम लोग पढ़ते थे। जैसे एक ट्रेन आ रही है सामने से, तो उसकी स्पीड अपने को कितनी लगेगी। हमारी ट्रेन की स्पीड मान लो 50 किलोमीटर पर आवर है, वो सामने से आ रही है 70 किलोमीटर पर आवर। तो अपने को बहुत तेजी से नहीं दिखता। हम लोग ट्रेन में जब ट्रैवल करते हैं, सामने से कोई गाड़ी गुजरती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी। साथ में कोई ट्रेन चल रही होती है तो बाजू वाली ट्रेन की स्पीड कम लगती है अपने को, क्योंकि अपना ऐड हो जाता है। तो जूनियर क्लासेस में पढ़े हो, एक ट्रेन जा रही है 50 की स्पीड, एक ट्रेन आ रही है 70 की स्पीड से, दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड 120 हो जाती है। एक स्पीड जा रही है 70 की स्पीड से, बाजू में दूसरी ट्रेन चल रही 50 की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड 20 हो जाती है, 70 माइनस 50। ठीक है, तो ये अपन लोग मैथ्स में इस तरह के क्वेश्चंस बनाते थे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। तो आज हम लोग उसी चीज को फिजिक्स के हिसाब से समझते हैं कि कैसा होता है, इसका एक्सप्रेशन क्या आता है। तो एक डायग्राम ले लेते हैं। ये मैं बना रहा हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो यहां लिख लिया डिस्प्लेसमेंट, यहां लिख लिया टाइम। और अब अपन एज्यूम करते हैं कि देयर आर टू पार्टिकल्स व्हिच हैव स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, एक पार्टिकल गया ऐसा, और ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और दूसरा पार्टिकल पहुंच गया यहां। ठीक है, इस पार्टिकल को कुछ नाम दे देते हैं। इसको मैं बोल रहा हूं पार्टिकल बी, इसको बोल रहा हूं पार्टिकल ए। ठीक है, ये दो अलग अलग ग्राफ का क्या मतलब है, इससे क्या डिड्यूस कर सकते हैं अपन कि ये ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, कम टाइम लिया, इसका मतलब पार्टिकल बी तेजी से चल रहा है। जैसे अपने एग्जांपल में ये 70 वाली स्पीड हो गई और ये वाला 50 वाली स्पीड हो गई, तो इसकी स्पीड कम है तो ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये हमने दो पार्टिकल ले लिया। ठीक है, अब मान लेते हैं मैं इनको यहां ओरिजिन से नहीं देख रहा हूं, मैं इनको देखना शुरू किया इस टाइम पे, ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे, इसको नाम दे देते हैं अपन T1। T1 पे देखना शुरू किया तो उस समय मैं यहां से एक ऐसे डॉटेड लाइन ऊपर खींच देता हूं, तो उस समय ये यहां पहुंच चुका था और ये वाला यहां पहुंच चुका था। तो इन दोनों पॉइंट्स को अपन लोग कुछ बोल देते हैं, नाम दे देते हैं, रहने देते हैं, ए बी हो गया, ये सी और डी कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, तो जिस समय मैं इसको देखना शुरू किया, मैं शुरू से नहीं देख रहा हूं, ये वही अपनी विंडो वाली कहानी। मैं विंडो पे खड़ा हूं, एक गाड़ी निकल के मेरे सामने से गई, तो जिस मोमेंट में उसको मैं पहली बार देखा, ये वो मोमेंट है। तो मेरे को, मुझे ये नहीं मालूम है कि वो गाड़ी कहां से आ रही है। ठीक है, वो गाड़ी कहां से आ रही मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उसको देखना जब शुरू किया तो मेरे को गाड़ी एक डिस्टेंस पे दिखी, मतलब वो सी पॉइंट तक पहुंच गई थी, और ये वाली दूसरी गाड़ी है, ये डी पॉइंट तक पहुंच गई। अब अपन इसको देखना शुरू करेंगे, इसमें अपन लोग कुछ नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे अच्छा, एक चीज और, मान लेते हैं कि ये पार्टिकल B1 की स्पीड से चल रहा है, ये वाला पार्टिकल B2 की स्पीड से चल रहा है। मैं ये जो व्हीकल A माना हूं, A की हर चीज को अपन लोग 1 लिख के लिखेंगे, V1 X1 ऐसा लिखेंगे, इसको V2 X2 इस टाइप का लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये V1 की स्पीड से चल रहा है, इसका पाथ ये है, डायरेक्शन टाइम ग्राफ में, ये V2 की स्पीड से चल रहा है। अपन इसको कब देखना शुरू किए, मैं इसको इस पॉइंट पे यहां पे देखना शुरू किया T1 से। तो जिस समय मैं इन दोनों को देखा तो मैं क्या देखता हूं, जो पार्टिकल ए है वो सी पॉइंट तक पहुंच गया, पार्टिकल बी डी पॉइंट तक पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि आफ्टर टाइम टी क्या होता है। मतलब मान लेते हैं थोड़ी देर के बाद मैं देख रहा हूं, थोड़ी देर के बाद मतलब यहां से टी टाइम और गुजर जाएगा, तो टी टाइम के बाद मान लो मैं यहां पहुंच गया। ठीक है, ये यहां से ये वाले टाइम को मैं बोल रहा हूं स्मॉल टी। अब मैं यहां पे देखूंगा तो मैं क्या देखता हूं, ये चल के ये यहां पहुंच चुका है और ये वाला यहां पहुंच चुका है। सी डी था, इसका नाम मैं ई और एफ कर दिया। तो अपन लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों अपनी जगह से थोड़ा सा मूव कर चुके हैं, और क्योंकि हम दोनों को एक साथ देख रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे रिलेटिव टर्म्स में बात करेंगे। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, बी ए के रेस्पेक्ट में कितना मूव किया या ए बी के रेस्पेक्ट में कितना मूव किया। रिलेटिव टर्म याद रखना, रिलेटिव टर्म मैंने बताया था फिजिक्स में शुरू करते समय, इवन मोशन में 9th में भी बताया है कि सारी चीजें रिलेटिव है। कोई भी चीज, जैसे रेस्ट और मोशन हम लोग बोलते हैं, कोई भी चीज परमानेंट रेस्ट पे नहीं है, कॉन्स्टेंटली रेस्ट पे नहीं है, कोई भी चीज कॉन्स्टेंटली मोशन पे नहीं है। जैसे मैं बस में जिसके साथ बैठा हूं वो मेरे को रेस्ट पे लगेगा,
क्यों? क्योंकि हम दोनों एक साथ मूव होते हैं ऐसे, क्योंकि बस चल रही है। लेकिन बस के बाहर से जो मेरे को देखेगा वो मेरे को क्या देखेगा कि मैं मूव कर रहा हूं, मेरे बाजू वाला मूव कर रहा है। तो मेरा बाजू वाला मेरे लिए रेस्ट पे है क्योंकि हम दोनों साथ में जा रहे हैं, लेकिन बाहर वाले के लिए ये मोशन में है। वैसे ही हम लोग अर्थ में रहते हैं, टेबल कुर्सी जो पड़ी रखी है अपन इनको बोलते हैं, जैसे ये बोर्ड है, ये कहीं हिल नहीं रहा, मैं ऐसे हिल रहा हूं, तो मैं हिल रहा हूं तो मैं बोर्ड को बोलूंगा बोर्ड रेस्ट पे, क्योंकि बोर्ड अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। लेकिन कोई इसको स्पेसक्राफ्ट से दूर से जाके देखेगा तो क्योंकि अपना अर्थ रिवॉल्व होता है और रोटेट भी होता है, उसकी वजह से वो क्या देखेगा कि ये टेबल भी साथ में मूव करता है, रिवॉल्व हो रहा है टेबल ऐसे और एक जगह पे रोटेट हो रहा है। तो जो दूर से देख रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर में बाहर जाके देख रहा है, उसके लिए ये टेबल भी मोशन में है। तो फिर अपन क्या चीज को सही माने कि ये रेस्ट पे है या मोशन है? तो अपन इसी के लिए रिलेटिव वर्ड यूज करते हैं। रिलेटिव मीन्स हमारा पॉइंट ऑफ जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किधर से, मैं यहां खड़े होकर देख रहा हूं तो मेरे लिए रेस्ट पे है, मैं इसको स्पेस से देख रहा हूं तो ये मेरे लिए मोशन पे है। तो कहां से हम लोग देख रहे हैं? रिलेटिव टर्म होगा, इन रिलेशन विद पॉइंट ऑफ अपना जो व्यूइंग है, जहां से भी हम लोग देख रहे हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अब मैं इसको यहां से देख रहा हूं, टी टाइम के बाद में देखा ये पार्टिकल ए टी से चल के ई तक आ गया है, एंड आफ्टर टाइम टी पार्टिकल बी हैज मूव्ड फ्रॉम डी टू एफ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब ये पार्टिकल ए जो डिस्टेंस ये चला होगा, इस डिस्टेंस को अपन लोग बोल देते हैं एक्स। ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसका डिस्प्लेसमेंट x1 बोलूंगा, क्योंकि पार्टिकल ए की बात कर रहे हैं। तो पार्टिकल ए कितना डिस्टेंस मूव किया होगा फ्रॉम ओरिजिन मेरे को बताना है। तो मैं यहां लिख देता हूं ताकि बाद में तुम लोग को दिक्कत ना हो। डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल ए इन टाइम टी। टी टाइम के बाद कितना ये मूव किया है ये बताना है मुझे। तो x1 कितना होगा? देखो x1 मेरा होगा, पहले से ये कितना चल चुका था, पहले से जो डिस्टेंस ये एक चल चुका था, इस डिस्टेंस को हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे, इसको मैं बोल रहा हूं x01, x01 ऐसे लिखते हैं ना, बड़ा करके लिख रहा हूं, x01 पढ़ते हैं इसको। तो पहले से ये कितना चल चुका था जब मैं इसको देखना शुरू किया, तो ओरिजिन से, क्योंकि अपन तो इसको यहां से देख रहे हैं, ओरिजिन से देख नहीं रहे, तो जब मैं यहां से देखा तब ये थोड़ा सा चल चुका था। अपन कितना चल चुका है वो यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ है। तो पहले से ये इतना चल चुका था, और थोड़ी देर टी टाइम के बाद ये कितना और चलेगा, कितना और चलेगा बताने के लिए मेरे को इसका वेलोसिटी मालूम है, और कितना टाइम ले रहा हूं वो मालूम है, और मेरे को ये मालूम है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो मेरे को इसकी वेलोसिटी मालूम है, टाइम कितना लिया मालूम है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं v1 इनटू टी। तो जिस समय अब मैं देख रहा हूं, यहां पे देख रहा हूं इसको, इस वाले टाइम पे देख रहा हूं, इसको t2 बोल देता हूं मैं। तो t2 पे जब मैं इसको देखता हूं थोड़ी देर के बाद, तो कितना वो ओरिजिन से चल चुका है मुझे बताना है। तो मैं कैसे बताऊंगा? वो पहले जितना चल चुका था प्लस मैं जब से उसको देखना शुरू किया वो कितना चला, तो वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये इसका हो गया। अच्छा, अब क्योंकि हम लोग वेक्टर के टर्म से बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट है, तो हर जगह जहां जहां पे वेक्टर वाला टर्म है वहां वहां पे अपन लोग एरो लगा देंगे उसको। ठीक है, तो जहां जहां x लिखा है वहां पे मैंने एरो लगा दिया, जहां जहां पे v लिखा है वहां वहां पे एरो लगा दिया। एरो का मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे ही अब मेरे को बताना है पार्टिकल 2 कितना चला होगा। तो तुम लोग जल्दी से खुद ही सोच के बता सकते हो। पार्टिकल 2 जब मैं पहली बार देखा था तो यहां था, और क्योंकि ये पार्टिकल 2 है तो इसको मैं x02 बोलूंगा। अच्छा, ये x02 का मतलब समझो, इसको ये लिखने का तरीका ये है, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, नॉट मतलब वो समय जब मैं देखना शुरू किया, जीरो टाइम, मेरे लिए जीरो टाइम ये होता है। तो x01 मतलब पहला पार्टिकल, x02 मतलब दूसरा पार्टिकल। तो मेरे को बताना है जब टाइम t2 तक जब मैं देख रहा हूं तो x2 कहां तक पहुंचा है। तो x2 ये हो जाएगा, जब पहली बार देखा था तब वो कितना दूर था, तब वो x02 दूर था, और जब ये टी टाइम पास हुआ तब तक वो कितना पहुंचा, तो इसकी वेलोसिटी मतलब v2 इंटू टाइम, तो इसने भी उतना ही लिया, v2 इंटू टी। ठीक है, इसको बोल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1, और इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। दिस इज 1, दिस इज 2। मैं इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। कैसा दिखेगा? इधर LHS मेरा हो जाएगा x2
माइनस x1, इधर मेरा हो जाएगा x02 माइनस x01 प्लस इन दोनों में देखो t कॉमन निकल रहा है मेरा, तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 ब्रैकेट में t को कॉमन ले लिया, v2 माइनस v1 इंटू t। ठीक है, ये एक इक्वेशन मिला। अच्छा, अब ये वाला जो टर्म है ये क्या है, यहां से देखो x02 क्या था, जब पहली बार मैं पार्टिकल v को देखा तो वो यहां पे था, ओरिजिन से यहां तक पहुंच गया था, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट वाइज इतना चढ़ चुका था। x01 क्या है, डिस्प्लेसमेंट वाइज वो इतना चढ़ चुका था। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस हुआ। ओरिजिन यहां है, याद रखना ना, ओरिजिन नीचे है, तो मेरे को तो सिर्फ ये डिस्टेंस देख रहा हूं मैं, x02 मतलब बड़ा इतना माइनस इतना, तो इतना बचा। ठीक है, तो x02 माइनस x01 जो है वो बेसिकली है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, मैं DISP लिखता हूं ना शॉर्ट में, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल B विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल A, पार्टिकल B विथ रिस्पेक्ट टू A या ऑब्जेक्ट B विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट A, याद रखना इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल B विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल A। ठीक है, अब हम लोग करेंगे x2 माइनस x1 को मैं एक नाम दे देता हूं, इसको मैं बोलूंगा स्मॉल x। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े टर्म दिख रहे हैं तो इसको अपन लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और इसको अपन एक नाम दे देते हैं, क्योंकि ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, इसको बोल रहा हूं मैं x0। x0 क्यों, क्योंकि इनिशियल है ये, तो x02 माइनस x01 इज x0 एंड x2 माइनस x1 इज x। तो ये अब ओवरऑल फिर से मैं लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू x0 प्लस v2 माइनस v1 इंटू t, ये ऐसा बन गया। और सब जगह अपन लगा देते हैं एरो, दिस शोज कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब मेरे को सिर्फ v2 माइनस v1 बताना है, तो मैं इस टर्म को इधर लाऊंगा, तो ये कैसा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं इसमें, ये बन जाएगा x माइनस x0 अपॉन t, ये t से डिवाइड किया मैं, इधर बन गया v2 माइनस v1। ठीक है, x माइनस x0 अपॉन t इज इक्वल टू v2 माइनस v1। अब इसको पढ़ने का तरीका ये होता है, इसको बोलेंगे t आ गया है, डिवाइडेड बाय t होता है तो इसको रेट ऑफ चेंज बोलते हैं अपन लोग। और क्या चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो इस टर्म को जब हम लोग बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। तो मैं बोला था जहां 2 लिखा है वो ऑब्जेक्ट बी के लिए है, जहां 1 लिखा है वो ऑब्जेक्ट ए के लिए है। तो इसको ऐसा पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, मतलब जैसे मैं दो गाड़ियों की बात किया था, तो दूसरी गाड़ी पहले के रेस्पेक्ट में कितना वेलोसिटी बदली बताना है तो v2 माइनस v1 बताएंगे। अब उल्टा क्यों करता है कोई कि पहली गाड़ी दूसरी के रेस्पेक्ट में कितना स्पीड बदली, तो सिंपल है, उसको अपन v1 माइनस v2 बोल देंगे। तो when टू b विथ रिस्पेक्ट टू a बता रहा हूं तो मैं v2 माइनस v1 बोल रहा हूं, और जब मैं a विथ रिस्पेक्ट टू b बोल दूंगा तो v1 माइनस v2 बोलूंगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं। अच्छा, इसको लिखने का एक तरीका होता है, ऐसा लिखते हैं v21 या vba। अगर मेरे को 21 अच्छा नहीं लग रहा, ba के टर्म्स में लिखना है तो vba। इसको पढ़ोगे कैसे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए या ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1, और फॉर्मूला इसका होता है v2 माइनस v1, मतलब ये अपना मेन फॉर्मूला है, ये v2 माइनस v1। वैसे ही जब मुझे बताना होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2, तो मैं क्या बताऊंगा, उसको मैं लिखूंगा v12 इज इक्वल टू v1 माइनस v2। सिंपल है, याद रखना, जिस ऑब्जेक्ट को अपन देख रहे होते हैं, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में बताना है, जैसे दो ट्रेन चल रही है, ठीक है, दो ट्रेन ऐसे चल रही है, आमने सामने से आ रही है,
ये वाली 70 की स्पीड से आ रही है, ये वाली 50 की स्पीड से आ रही है, ठीक है। तो अब मेरे को बताना होता है कि रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, बताओ। ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 बताना है या 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 बताना है। मतलब मैं जिस ट्रेन में बैठा हूं वो ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट 1 हूं। सामने से एक ट्रेन आ रही है, मेरी ट्रेन की स्पीड 50 है, सामने वाली ट्रेन कितने से आ रही है, 70 की स्पीड से। तो वो 120 कैसे हो जाता है, ये देखो। देखो मैं जहां पे बैठा हूं वो डायरेक्शन मेरे लिए पॉजिटिव हो रहा है, मेरे लिए ट्रेन आगे जाती है, तो मैं ये V1 मेरा हो जाएगा 50, ठीक है। एक एग्जांपल अपन डिस्कस कर रहे हैं, V1 हो जाएगा 50 माइनस, ये माइनस साइन तो रहेगा। सामने वाली ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, मेरी ट्रेन इधर जा रही है, वो सामने से आ रही है। तो अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये वाला तो नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि ये उल्टा है। तो उसकी स्पीड कितनी, 70। तो मैं उसको 70 ना लिख के -70 लिखूंगा ब्रैकेट में। यही है वेक्टर का खेल। वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने को नेगेटिव साइन याद रखना है। तो 50 हो गई मेरी गाड़ी की स्पीड, माइनस 70 हो गई सामने वाली गाड़ी की स्पीड। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा अपना 120 जो भी किलोमीटर पर आवर है मान लो। तो ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1, यही अपन डिस्कस करते हैं कि अगर दोनों ट्रेन साथ में चल रही होती तो क्या होता। दोनों ट्रेन साथ में चल रही होती, सेम यही एग्जांपल लेता हूं मैं, फिर से मेरे को निकालना है V12, मतलब अपनी स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू दूसरे वाले की स्पीड। मेरी स्पीड कितनी है, 50, ठीक है। सामने वाले की स्पीड कितनी है, 70। लेकिन इस बार हम दोनों की ट्रेन कैसे चल रही है, ऐसे, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि एक ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो वो मेरे को ऐसे आगे निकलते हुए दिखेगी, लेकिन मेरी ट्रेन भी आगे बढ़ रही है 50 की स्पीड से, सामने वाले की ट्रेन भी आगे बढ़ रही है 70 की स्पीड से, -70 हो जाएगा। तो मेरी रिलेटिव स्पीड हो गई -20 किलोमीटर पर आवर। माइनस साइन क्या बताता है कि मेरी स्पीड कम है, बाजू वाले की स्पीड ज्यादा है। तो ये अपना वो वाला एग्जांपल हुआ जो अपन लोअर क्लास में मैथ्स में बनाते थे, जब अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज आती है तो वो ऐड हो जाती है, जब सेम डायरेक्शन में आती है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। देखो जब भी रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस आए, एक शॉर्टकट हमेशा अप्लाई करना, ठीक है। दो टाइप का केस पॉसिबल है। एक केस ले लेते हैं, वी ए ऐसा चल रहा है, वी बी भी सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ये मैं बना लिया वेक्टर। इससे क्या समझ में आ रहा है, ये जो मैंने बनाया है, अच्छा लंबा लाइन का मतलब ये बड़ा है, वी ए बड़ा है, और छोटी लाइन का मतलब ये जो रे बनाया हूं इसकी वेलोसिटी कम है। लेकिन एरो क्योंकि सेम डायरेक्शन में दिख रहा है, इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये फास्ट चल रहा है, ये स्लो चल रहा है। पैरेलल वाली ट्रेन वाला एग्जांपल, ठीक है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए और बोले रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, तो कुछ नहीं करना है, दोनों में से एक वेक्टर को उठा के उल्टा दो। तो उल्टा कर दूंगा तो मैं बीबी को चलो उल्टा करता हूं, तो वी ए दिखेगा मेरे को ऐसा, ये वैसे का वैसे ही दिखेगा। इसको उठा के मेरे को उल्टा करना है और इसमें ऐड कर देना है, तो यहां ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा वीबी बन जाएगा ऐसा, और इसको मैं माइनस वीबी बोलूंगा। माइनस वीबी क्यों, क्योंकि अगर ये प्लस वीबी था तो जब मैं उल्टा कर दूंगा तो माइनस वीबी हो जाना चाहिए, तो ये माइनस वीबी हो गया, ठीक है। अब ओवरऑल इसका जो आंसर आएगा बेसिकली ये दोनों का सम आएगा, तो ये हो जाता है वी ए माइनस वीबी। अब रियल लाइफ एग्जांपल से देखेंगे तो किसको उठा के उल्टा करना है, जो किसको उल्टा नहीं करोगे, जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो। 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 ऐसा बोला था मैं, तो 2 सीधा रहेगा, या b विथ रेस्पेक्ट टू, यहां पे a विथ रेस्पेक्ट टू b देख रहे हैं हम लोग, तो a को नहीं छेड़ूंगा मैं, दूसरे वाले को पलटा के उल्टा कर दूंगा। अगर मैं b विथ रेस्पेक्ट टू a बोलता तो vb को ऐसे ही रख देता, मतलब vb ऐसा दिखता, और va को मैं उल्टा कर देता हूं, va बड़ा है तो इसके तो उल्टा कर दूंगा तो इसको माइनस va बोलूंगा। समझ में आ गया, तो ये वाला मेरा बन जाएगा vb माइनस va, vb माइनस va। शॉर्टकट ये है कि जब भी सेम वेक्टर्स हो तो एक को उठा उल्टा करना है और ऐड कर देना है, बिना बिना सोचे, कंफ्यूज नहीं होना तुम लोग को। सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स जा रहे हैं तो रिलेटिव जब भी पूछेगा एक वेक्टर को उठा के उल्टा कर दो, ऐड कर दो। दूसरा केस देखते हैं, वीए जा रहा है ऐसा उस डायरेक्शन में, और वी भी जा रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब उल्टा है, ठीक है। तो करना तो यहां भी है, एक वेक्टर को उठा के उल्टा कर दो, तो एक वेक्टर को मैं फिर से वीबी को उल्टा करता हूं तो कैसा दिखेगा, वीए तो वैसे ही दिख रहा है क्योंकि इसको अपन लोग कुछ नहीं करें, वीए ऐसा, और वीबी को उल्टा कर दिया तो ये ऐसा दिखेगा वीबी,
ठीक है। अब ये दोनों ऐसे दिख रहे हैं और इन दोनों को मुझे ऐड कर देना, मतलब इसको उठा के यहां रख के ऐड कर दूंगा, ठीक है। जब ऐड होगा तो ये बड़ा वाला वेक्टर बन जाएगा, मतलब ये बन गया मेरा VA प्लस VB। तो जो फाइनल वेक्टर बना वो दोनों का सम हो गया। बेसिकली अपन किए क्या है, ये VB था तो ये माइनस VB हो गया, ठीक है। और यहां पे मेरे को दोनों को ऐड करना है, मतलब प्रोसेस तो यही अपना, तो VA माइनस माइनस ऑफ VB ये किया हूं मैं, तो इज इक्वल टू VA प्लस VB आ गया। तो याद रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का तरीका ये हमेशा ये होता है, इफ टू वेक्टर्स आर गिवन, क्या करोगे, ऑलवेज एक वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में चेंज कर लो, उसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ले आओ, चेंज इट्स डायरेक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन एंड ऐड विद द फर्स्ट वेक्टर। तो यहां क्या किया मैं, VB को उल्टा कर दिया, नहीं सॉरी ये वाले में VB को उल्टा किया, ये ऐसा दिख रहा था, उल्टा कर दूंगा तो ये यहां पे लाके और दोनों को जोड़ दिया। तो दोनों को जोड़ दिया तो एक नया वेक्टर मिलेगा मेरे को छोटा सा, किस डायरेक्शन में मिलेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, ये 10 की स्पीड है, ये 5 की स्पीड है, तो 10 माइनस 5 5 ही आएगा, लेकिन किस डायरेक्शन में आएगा, जो बड़ा है उसके डायरेक्शन में। तो बड़ा VA था तो इधर आएगा। वैसे इसको देखो, इसमें VA बड़ा है, VA बड़ा है, VB छोटा है, तो अपना इसका जो फाइनल वेक्टर दिखता है वो उल्टा दिखता है, ऐसा। किस डायरेक्शन में आता है वो हमेशा बड़ा वाला डिसाइड करेगा, क्योंकि वो उसकी वैल्यू बड़ी हो गई, वो डोमिनेटिंग हो गया, तो बड़े वाले वेक्टर के हिसाब से मेरे को डायरेक्शन पता है। अब यहाँ तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं, तो दोनों ऐड होके एक बड़ा वेक्टर बना दिए, VA प्लस VB। तो दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद एक दो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जो तुम लोग को मालूम होने चाहिए। एक होता है रिएक्शन टाइम और एक होता है हैंग टाइम, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो मालूम होना चाहिए। कभी कभी पूछता है, 1 मार्क्स का डेफिनेशन पूछता है, व्हाट इज रिएक्शन टाइम एंड व्हाट इज हैंग टाइम। रिएक्शन टाइम देखो नाम से समझ में आ रहा है, द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू रिएक्ट टू टॉक, मतलब जैसे तुमने मेरे से बोला वो देखो छिपकली, तो मेरे को उस छिपकली को देखने, अपने दिमाग को प्रोसेस करने और रिएक्ट करने में जितना टाइम लगता है, भले वो थोड़ा सा टाइम लगता है अपने को, या जैसे अपन जा रहे हैं वो देख गोबर पड़ा है करके, तो अपन अपना रिएक्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जो टाइम जो लगता है उस टाइम को रिएक्शन टाइम बोलते हैं। तो टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू रिएक्ट टू अ सिचुएशन नोन एज रिएक्शन टाइम, ठीक है। रिएक्शन टाइम एंड हैंग टाइम, ये छोटे छोटे दो डेफिनेशन है, कभी कभी पूछता है 1 मार्क्स के। व्हाट इज रिएक्शन टाइम, टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू रिएक्ट टू अ सिचुएशन और टू टॉक और टू रिस्पॉन्ड, समझ गया, जितना टाइम हम लोग किसी चीज में रिएक्शन में जितना टाइम देते हैं वो रिएक्शन टाइम होता है। हैंग टाइम क्या होता है, सपोज मैं जंप मारा, तो जितने देर तक मैं हवा में हूं, द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन एयर, मतलब ग्राउंड से कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, जब मैं जमीन पे था तब नहीं देखूंगा, जब कूद के जमीन पर तब नहीं देखूंगा। टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट when it was in the air or it was flying is known as hang time। जितने देर अपन हवा में होते हैं उसको hang time बोलते हैं, और रिएक्ट करने के लिए जितना टाइम लेते हैं उसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं। What is the difference between throwing and dropping? When I am dropping this object like this, my hand is still, तो जब हाथ मेरा स्टिल है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे हमेशा मैं u को 0 लिखूंगा, मतलब whenever an object is dropped the initial velocity is taken as 0 always। ड्रॉप करते समय, अच्छा अब मुझे इसको थ्रो करना है, तो मैं इसको थ्रो कर रहा हूँ, हाथ मूव कर रहा हूँ और छोड़ दिया, ये जाके दूर जाके गिरेगा कहीं। तो when I am throwing something my hand is already is in motion, तो ये मोशन में है, तो ये मोशन में, ऑब्जेक्ट भी मोशन में है, तो रिलीज करते समय ये एक पड़ा नहीं हुआ था, तो इसमें ऑलरेडी एक स्पीड थी, तो जब मैं किसी चीज को थ्रो करता हूं तो इट इज थ्रोन विद एन इनिशियल वेलोसिटी। तो ये चीज याद रखना, ड्रॉप में यू हमेशा 0 रहेगा, थ्रोन में यू की कुछ वैल्यू गिवन रहेगी। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो क्वेश्चन के हिसाब से मेरे को यू पता चल गया 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ओके। इसका हाइट मुझे नहीं दिया हुआ इसमें। The height of the point from where the ball is thrown is 25 मीटर, चलो हाइट भी दे दिया। एक ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितनी ऊपर है, 25 मीटर है, यहां से अपन ने बॉल को ऐसे फेंका, इनिशियल वेलोसिटी अपने को गिवन है 20 मीटर्स पर सेकंड। अपने से पूछ रहा हाउ हाई द बॉल विल राइज, मतलब कितने ऊपर जाएगी, एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर इट फॉल्स
टू द ग्राउंड, तो कितने देर में ये ग्राउंड में पहुंचेगी, दो चीजें। और अपने को जी की वैल्यू बोल दिया है 10 लेना है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को निकालना है ये कितने ऊपर तक जाएगी, मतलब ये वाला हाइट निकालना है। ये वाला हाइट निकालने के लिए हाइट निकालने के लिए अपन दो इक्वेशन यूज कर सकते हैं, सेकंड वाला या थर्ड वाला। कौन सा मेरे लिए बेनिफिशियल होगा वो देखते हैं हम लोग। देखो अच्छा एक चीज और मालूम है मेरे को, जब ये ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर पहुंचेगा तो v कितना हो जाएगा, v 0 हो जाएगा। फाइनल स्पीड इसकी ऊपर जाते समय v 0, नीचे गिरते समय वही u बन जाएगा, इनिशियल स्पीड बन जाएगी। तो खैर उसकी उसकी बात नहीं करना है, मुझे v मालूम है, मुझे u मालूम है और मेरे को g भी मालूम है, तो मैं थर्ड इक्वेशन यूज कर सकता हूँ। तो मेरे को ये वाली हाइट पता चल जाएगी, मुझे ये हाइट पता करना है, ये h जो लिखा है मैंने, व्हाट इज दिस हाइट। तो g स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फाइनल स्पीड 0 हो गया, तो 0 स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू h, ये हो गया मेरा माइनस 400 डिवाइडेड बाई, अच्छा g नीचे की तरफ है तो ये माइनस 10 लिखना पड़ेगा उसको, क्योंकि अपना इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो ये आ गया अपना माइनस 20 और इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 20 मीटर। तो हाइट आ गई अपनी 20 मीटर, जो कि सही है। माइनस क्यों लिया समझ में आया। हमेशा तुम लोग बोलते हो कि सर नीचे गिरने वाली चीज तो जी को प्लस लेते हैं, याद रखना वेक्टर में हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमको चीजों को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले चलना शुरू किया ऊपर, तो कोई चीज जब ऊपर जा रही है तो वो मेरे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, ऊपर जाने वाली अब हर चीज मेरे लिए पॉजिटिव है। तो जब कोई चीज अब नीचे गिरेगी, जब भी मेरे को नीचे की तरफ देखना है तो मैं उसको नेगेटिव दूंगा, तो देयरफॉर इस जी को मैं माइनस लिख लिया, ठीक है। अदरवाइज फिर मेरा एच जो है वो माइनस में आ जाता, और माइनस नहीं आ सकता क्योंकि मेरे को, मैं नीचे से ऊपर से नीचे नापता तो मेरे पास समझ में आता है, लेकिन मैं नीचे से ऊपर नाप रहा हूं, तो ये आ गया 20 मीटर, ठीक है। अब अपने को जानना है कि इसका टाइम कितना लगेगा, उसको यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो अपने को क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन मालूम है मुझे। देखो फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं मालूम, v यहाँ पे कितना होगा नहीं मालूम, वो निकाल सकते हैं ऑल्दो अपन, ठीक है। इसके अलावा मेरे को क्या मालूम है, अब टोटल हाइट पता चल गई, ये 20 आ गया, ये 25, मतलब टोटल हो गया